पूरी नहीं होती। तो मुझे सुबह आना रहता है ना, मैं रात में रोज नहीं, बिटिया की वजह से भी थोड़ा सा है, वो तो नहीं सोती है ना मुझे सोने देती है रात में। कल जो है एकदम परेशान कर दिया रात में। मोबाइल ले लेगी, फिर ये रहता है ना कि क्योंकि दिन भर हम भी नहीं उसके साथ खेलते हैं, 12 बजे तक करके चाहिए। हेलो, हेलो, Yes, एम आई sir. Yes, sir. ऑडिबल, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे मैक्सवेल इक्वेशन, और एक टॉपिक हमारा है वेक्टर फील्ड एंड स्केलर फील्ड। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट ये यूनिट लगभग लगभग अब तो 3 4 टॉपिक पढ़े हैं, जिसमें बाद ये वाइंड अप हो जाएगा यूनिट आपका। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है जो शेयर किया है मैंने पीडीएफ अभी? Yes, sir. इसमें Yes. अच्छा, ठीक है, इसको मैं समझा रहा हूँ, आप लोग समझते रहिए। ठीक है, जहाँ पे कुछ पार्ट डेरिवेशन इस तरह का होगा हम आपको करके बताएंगे। ठीक है, ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। ठीक है, तो मैग्नेटोस्टैटिक में हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज, अभी हम लोगों ने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया है वो हम लोगों ने जो भी प्रीवियस टर्म पे हमने डिस्कस किया था कॉन्टिन्यूटी, वो सॉरी हमने बायोसेवर्ट लॉ एंड एम्पियर्स लॉ, सर्किट लॉ, ये दोनों हम लोगों ने विद डेरिवेशन डिस्कस किया था। अब हम लोग उसके बाद हमने मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन भी निकाली थी इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो अब हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की। इस पे हमारा मैक्सवेल इक्वेशन भी एक हमारा निकल के आएगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक वी हैव द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी हमारा डी से रिप्रेजेंट होता है, और मैग्नेटोस्टैटिक में जो हमारा एक मिनट रुकिएगा जरा सा, जस्ट वेट। देखिए, ये जो हमारा इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको पता है हमने कुछ डिफरेंशिएशंस बताए थे आपको, जैसे डी है, एक टर्म होता है ई। ठीक है, डी होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, ऐसे ही मैग्नेटोस्टैटिक में भी होता है। मैग्नेटोस्टैटिक में क्या है, डी, डी को हम किससे रिप्लेस करते हैं और ई को किससे रिप्लेस करते हैं? ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटोस्टैटिक में। जो मैग्नेटोस्टैटिक में जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस, मतलब आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं वो डी से करते हैं, मैग्नेटोस्टैटिक में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं बी से। ठीक है, ये सब डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। अब अगर हम बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की, जैसा कि आप देखे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और डी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इनटू ई होती है। सिमिलरली जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होती है एच, जिसकी मैं एच की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच होता है,
और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वो होता है बी, ठीक है। तो बी को अगर हम रिप्रेजेंट करें यहाँ पे, तो बी हमारा होता है टोटल फ्लक्स अपॉन सरफेस एरिया। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में डी क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई या एप्सिलॉन इंटू ई होता है, ठीक है। तो वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जिसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को बी से बता रहे हैं, बी की वैल्यू होती है टोटल फ्लक्स अपॉन सरफेस एरिया, ठीक है। कहने का मतलब कोई सरफेस है, उससे टोटल फ्लक्स जो पास हो रहा है, ठीक है। तो ये हमको देखना होता है कि टोटल फ्लक्स पर यूनिट एरिया, या जो है जो भी हमारा एरिया है उससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है, दैट विल बी योर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, दैट इज बी। इस यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला, ठीक है। बी इज इक्वल टू म्यू इंटू एच होता है, सभी को पता है। बी की वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू एच, ये मैं पिछले टर्म पे भी बता चुका हूँ। और बी को हम रख सकते हैं म्यू नॉट इंटू म्यू आर, सॉरी म्यू को रख सकते हैं म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू आर इज द रिलेटिव परमेबिलिटी एंड म्यू म्यू नॉट इज द एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। अब ये वैल्यू हम उठा के कहाँ रख देंगे, अगर हम यहाँ रख दें बी की वैल्यू, तो हमको एच मिल जाएगा। आप देखिए रख के यहाँ पे, तो अगर आप रखते हैं म्यू इंटू एच इज इक्वल टू 5/s, तो यहाँ से आ जाएगा आपका एच इज इक्वल टू 5/म्यू इंटू एस, या ए एस को की जगह ए भी लिख सकते हैं क्योंकि ये सरफेस एरिया है, ठीक है। क्लियर, सभी को क्लियर है ये, बताइए। यस सर। ठीक है, कहीं कुछ डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा तुरंत, ठीक है ना। एक्चुअली थियरी में थोड़ा सा टाइम जाता है, इसलिए मैंने ये पीडीएफ शेयर किया आपको। थियरी लिखने में बहुत टाइम निकल जा रहा है, तो थोड़ा सा हमने कुछ थियरी पार्ट के लिए रिगार्डिंग ये लिया है। बाकी आपको समझाने के लिए मैं आपको नोट पैड पे समझा दूंगा, कहीं भी कोई डेरिवेशन पार्ट या कुछ भी, ठीक, कोई डाउट की जरूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ समझा भी दूंगा सारी। इसके बाद देखिए म्यू आपका परमेबिलिटी होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच होता है, अगर हम फ्री स्पेस में परमेबिलिटी कंसीडर कर रहे हैं, अगर हमारा मीडियम फ्री स्पेस है, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच हो जाएगा। अगर आपका मीडियम कुछ डाइलेक्ट्रिक है या कोई परमिटिविटी एग्जिस्ट कर रही है, तो म्यू म्यू आपको रखना होगा म्यू नॉट की जगह पे, ठीक है। और म्यू आर आपको गिवन होगा क्वेश्चन पेपर में, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर होता है, ठीक है। अगर आप जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा सरफेस है अगर वो क्लोज टाइप का है, क्लोज सरफेस मीन्स कुछ सर्कुलर सरफेस है, क्लोज सरफेस, ठीक है। उस केस में जो हमारा फ्लक्स हमारा इनक्लोज होगा उस एरिया से, ठीक है, दैट विल बी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द डीएस विद द फ्लक्स। क्लियर, तो ये हमारा जो फाई होगा वो इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन बी डॉट डीएस होगा, दैट इज द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो टोटल फ्लक्स आपका क्लोज सरफेस से पास हो रहा है, ठीक है। क्लियर, बेसिकली जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस होती हैं वो एक पाथ बनाती हैं टू विच बी इज टेंजेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन। आप देख सकते हैं, ये देख रहे होंगे, ये नॉर्थ टू साउथ एक मैग्नेट रखा हुआ है, ठीक है, फिक्स मैग्नेट। यहाँ पे देख सकते होंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर जा रही है, नॉर्थ से लेके साउथ पोल की तरफ जा रही है, दे आर फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि जो हमारी फील्ड लाइंस होती हैं वो हमारी बेसिकली नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ टेंड करती हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर है सभी को, बताइए। अगर आपका एक आइसोलेटेड मैग्नेटिक चार्ज है, दैट एग्जैक्टली डज नॉट एग्जिस्ट, ये सभी को पता है। क्लियर, ये देखिए यहाँ भी देख सकते हैं, वी हैव टेकन ए क्लोज सरफेस लाइक दिस। यहाँ पे एक हमने पॉजिटिव चार्ज क्यों लिया हुआ है, ठीक है, इसकी वजह से जो हमारी फील्ड लाइंस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस, दैट यू मे सी लाइक दिस। क्लियर, दीज आर लाइक दिस, यहाँ से देखिए ये हमारी फ्लक्स लाइंस हैं, फील्ड लाइंस हैं इनको कह सकते हैं आप, ठीक है। तो इनके लिए जो फाई की वैल्यू होगी वो इंटीग्रेशन डी डॉट डी एस होता है, किस केस में, ये किस केस में होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में होता है, जहाँ पे डी आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। सिमिलरली इफ यू सी फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, दैट इज मॉर्निंग, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इसके लिए देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा फाई की वैल्यू जो होगी वो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस होगी, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। जीरो क्यों हो रहा है, जीरो क्यों हो रहा है बताइए।
बिकॉज द टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी जीरो। ठीक है, जो भी टोटल फ्लक्स हमारा क्लोज सरफेस में एनक्लोज होता है, ठीक है, इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा जीरो रहता है। ठीक है, द नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग इनटू द सरफेस आर इक्वल टू द नंबर ऑफ लाइंस लीविंग टू द सरफेस। आप देख सकते हैं, अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे, ये आप लोगों ने 12th में किया भी होगा फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट। ये हमारा नॉर्थ टू साउथ मैग्नेट है। ठीक है, दिस इज नॉर्थ टू साउथ। जो भी फील्ड लाइन यहाँ से हमारी लीव कर रही है और साउथ पोल पे एंटर कर रही है। ठीक है, नॉर्थ पोल से लीव कर रही है, साउथ पोल पे एंटर कर रही है। तो कहने का मतलब जितनी फील्ड लाइंस लीव कर रही हैं नॉर्थ पोल से, उतनी ही साउथ पोल पे एंटर कर रही है। क्लियर? तो नेट इनकमिंग, अगर नेट आप देखेंगे तो इनकमिंग एंड आउटगोइंग दोनों बैलेंस हो जाएगा, जिस वजह से फ्लक्स, जो रिजल्टिंग फ्लक्स है वो जीरो हो जाता है इन ए क्लोज सर्किट। क्लोज लूप बना रहा है तो रिजल्टिंग फ्लक्स विल बी जीरो, दैट्स व्हाई इट इज जीरो। क्लियर? सो एज यू नो, इसी को हम लेके चलेंगे। एज यू नो द सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस इज इक्वल टू जीरो फॉर दिस क्लोज लूप। क्लियर? सो इसको हम लोग अगर देखें तो एज पर द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, यू नो, इसके बाद हम यहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा रहे हैं। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहता है? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहता है कि जो सरफेस इंटीग्रल होता है वो हमारा इक्वल होता है इसके वॉल्यूम इंटीग्रल के। ये सभी को पता है। डेल डॉट बी या डेल डॉट डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर का वॉल्यूम इंटीग्रल, ये सभी को पता है। तो इस बी डॉट डी एस सरफेस इंटीग्रल को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम इंटीग्रल के फॉर्म में। डाइवर्जेंस मीन्स डेल डॉट बी dv इज इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा। इसको हमने इसमें लिख दिया यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ से अगर हम इसको देखें फर्दर तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो मिल जाएगा। मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? क्योंकि आप इसको अगर देखें तो जीरो को भी आप ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल जीरो डॉट डीवी। तो दोनों को दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा डेल डॉट बी इज इक्वल टू जी जीरो। तो यही आपकी मैक्सवेल इक्वेशन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सभी को समझ में आ रहा है? बताइए, सभी को समझ में आ रहा है? ये सभी को समझ में आ रहा है? दिस इज अनदर मैक्सवेल इक्वेशन। हेलो, इन डिफरेंशियल फॉर्म। यस सर। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन पूछ लिए जाते हैं मैक्सवेल इक्वेशंस के। ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म में निकाला है हमने। ठीक है ना, इसको डिफरेंशियल फॉर्म बोलेंगे। क्लियर? अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेज पे। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, दिस इक्वेशन इज द फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, दैट सजेस्ट दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना, ये सजेस्ट करता है। न्यूमेरिकल हम लोग अभी बाद में देख लेंगे, न्यूमेरिकल में ट्यूट में भी आपको करा दूंगा। ठीक है, ट्यूटोरियल में। तो न्यूमेरिकल के रिगार्डिंग अभी दिक्कत आपकी नहीं है कोई ना, ट्यूट में करा देंगे जो भी न्यूमेरिकल है। अब हम मैक्सवेल इक्वेशंस अगर देखें फॉर स्टैटिक फील्ड, ये पेज सभी को दिख रहा है? सभी को पेज दिख रहा है? तो मैक्सवेल इक्वेशंस का ये डिफरेंशियल फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म है। ठीक है, दोनों में ही, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी और मैग्नेटोस्टैटिक में भी। ये क्वेश्चन आपका ट्यूटोरियल में भी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कि राइट द मैक्सवेल इक्वेशन इन डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म, दोनों में लिखने के लिए पूछा जाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैक्सवेल इक्वेशंस फॉर स्टैटिक फील्ड। ठीक है, स्टैटिक का मतलब जिसमें दोनों आ जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक एज वेल एज मैग्नेटोस्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक, यही दोनों हम लोग पढ़ भी रहे हैं इस यूनिट में। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था, फिर मैग्नेटोस्टैटिक पढ़ा था। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग क्या क्या निकाले थे? कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इस मैक्सवेल इक्वेशन भी हमने निकाला था, एक गॉस लॉ हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, उससे हम लोगों ने मैक्सवेल इक्वेशन डिराइव किया था। तो ये सब चीजें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था। देन वी हैव कम टू द मैग्नेटोस्टैटिक पार्ट, जिसमें हम लोग फ्लक्स से रिलेटेड चीजें पढ़ रहे हैं। इसमें भी हमें मैक्सवेल इक्वेशन मिल रही है। तो आप देखिए मैक्सवेल इक्वेशन की एग्जैक्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में अगर हम देखें
तो हमारी डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म में दो इक्वेशंस हैं। डिफरेंशियल फॉर्म में एक हमने पढ़ा डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी, जो कि हम लोगों ने डिराइव भी किया था, और दूसरा डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू जीरो। क्लियर? डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। और इंटीग्रल फॉर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका इंटीग्रल लेंगे तो डी डॉट डी एस इज इक्वल टू, क्योंकि आपको पता है कि ये जो है आपका ये वॉल्यूम इंटीग्रल का पार्ट है बेसिकली। अगर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से देखेंगे तो ये सरफेस इंटीग्रल के बराबर होगा। ठीक है। तो ये जो डिफरेंशियल पार्ट है दैट विल बी इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सरफेस इंटीग्रल। ठीक है। क्लियर है सभी को? बताइए। तो ये आज का आ जाएगा डी डॉट डी एस सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड, दैट इज क्यू एनक्लोज्ड। ये इसका इंटीग्रल फॉर्म है और ये डिफरेंशियल फॉर्म है। ठीक है। सिमिलरली डेल क्रॉस इज इक्वल टू जीरो, ये सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन हो गई डिफरेंशियल फॉर्म में इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है। और इसका इंटीग्रल फॉर्म देखेंगे तो आपको पता है स्टोक्स थ्योरम क्या कहता है, लाइन इंटीग्रल इज कन्वर्टेड इनटू द, लाइन इंटीग्रल को किसमें कन्वर्ट कर रहे थे हम लोग, सरफेस इंटीग्रल में। तो डेल क्रॉस ई कर्ल ऑफ द वेक्टर इन सरफेस इंटीग्रल फॉर्म, तो ये हमारा हो गया स्टोक्स थ्योरम से। तो ये वाला पोर्शन आपका लाइन इंटीग्रल के बराबर हो गया, दैट इज ई डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। सिमिलरली मैक्सवेल इक्वेशन इन मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड भी है, मैक्सवेल इक्वेशन को मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज व्हाट डेल डॉट वी इज इक्वल टू जीरो। ये हम लोगों ने डिराइव भी किया है पीछे। ठीक है। इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे तो इंटीग्रेशन आपको पता है डेल डॉट बी मतलब किस फॉर्म में है ये एग्जैक्टली हमारा डाइवर्जेंस फॉर्म में लिखा है। तो अगर आप इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे तो आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आपका वॉल्यूम इंटीग्रल फॉर्म डिफरेंट फॉर्म में है, इसको सरफेस में करेंगे तो यहाँ सरफेस इंटीग्रल फॉर्म आ जाएगा, दैट इज बी डॉट डी एस। ठीक है। सिमिलरली ये वाला जो पार्ट है डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे, ये आपका नेक्स्ट लास्ट मैक्सवेल इक्वेशन है। ये करंट डेंसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे तो स्टोक्स थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। अगेन स्टोक्स थ्योरम क्या कहता है, लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू द व्हाट कर्ल ऑफ द वेक्टर का लाइन सरफेस इंटीग्रल। ठीक है। तो ये आपका लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू द एनक्लोज्ड करंट, दैट विल बी इक्वल टू द एनक्लोज्ड करंट। ठीक है। क्लियर है? क्योंकि आप ये चीज आ कैसे रही है आप देख सकते हैं, जैसे डेल क्रॉस एच है इज इक्वल टू जे है, जे को हम लोग लिख सकते हैं आई बाई ए। ठीक है। ए इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा डेल क्रॉस, या आई बाई डी एस लिख सकते हैं। ठीक है। सरफेस एरिया डी एस इधर चला जाएगा तो डेल क्रॉस एच इंटू डी एस इज इक्वल टू आई है। ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये जो डेल क्रॉस एच है, डेल क्रॉस एच डॉट डी एस, ये एग्जैक्टली सरफेस इंटीग्रल है। ठीक है। क्लियर? आप इंटीग्रल भी ले सकते हैं इधर, तो ये सरफेस इंटीग्रल है और दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू कर्ल ऑफ द वेक्टर एच का सरफेस इंटीग्रल विल बी कन्वर्टेड इनटू द लाइन इंटीग्रल। तो इसको लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं एज पर द स्टोक्स थ्योरम, तो दैट विल बी इक्वल टू द आई एनक्लोज्ड। तो यहाँ से ये डिराइव होके आता है एग्जैक्टली। ये चीज ध्यान रखिएगा। सिमिलरली ये भी है आपका, ये इसका भी हम ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है। क्लियर है सभी को? बताइए। यस सर। इसको अगर आप देखेंगे तो देखिए ये वाला भी हम बता देते हैं, ये डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है। इसको भी आप दोनों साइड अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डेल डॉट बी है। ठीक है। सरफेस इंटीग्रल ले लीजिए डेल डॉट बी इंटू डी एस, इधर भी ले लीजिए इंटीग्रेशन जीरो डॉट डी एस। ठीक है। तो ये आपका सरफेस इंटीग्रल एज फॉर द व्हाट, एज फॉर द Gauss divergence theorem, this divergence of that vector का surface integral will be converted into the volume integral। ठीक है। सॉरी ये वॉल्यूम इंटीग्रल है नॉट सरफेस, डेल डॉट बी इज द वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है। दोनों साइड वॉल्यूम इंटीग्रल ले लिए तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल में। तो ये हो जाएगा बी डॉट डी एस। ठीक है। इज इक्वल टू व्हाट, जीरो है इधर तो जीरो ही रहेगा राइट साइड में। ठीक है। राइट साइड आपका जीरो ही रहेगा। तो ये देखिए ये आ गया, तो ये एग्जैक्टली ये आ गया ये वाला फॉर्म। तो ऐसे ही सारे निकाले हुए हैं। ठीक है।
तो ये मैक्सवेल इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी भी जाती है। ठीक है, टेबल्स आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक दोनों में। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैग्नेटिक स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल है। ठीक है, मैग्नेटिक स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल, दिस इज आल्सो इन योर सिलेबस। ठीक है, मैग्नेटिक स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल। तो जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ई की वैल्यू किसके बराबर होती है? माइनस डेल इंटू वी के बराबर होती है, सभी को पता है। ई इज इक्वल टू होता है माइनस डाइवर्जेंस ऑफ वोल्टेज डॉट प्रोडक्ट विद द वोल्टेज, सभी को पता है। ठीक है, जैसे कि मैं बता भी रहा हूँ आपको, देख सकते हैं आप, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, फर्स्ट यूनिट में भी आपको पढ़ाया था। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई, दैट इज इक्वल टू व्हाट? माइनस डेल इंटू वी। ठीक है, ये देख सकते हैं। तो मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V गिवन है, ये बेसिकली स्केलर क्वांटिटी है, दिस इज योर स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड E निकालते हैं तो E इज इक्वल टू होता है माइनस ग्रेड V। क्या होता है? E इज इक्वल टू माइनस ग्रेड V। और ग्रेडियंट ऑफ V आपको पता है, ग्रेडियंट हम जब स्केलर का फाइंड करते हैं तो हमें एक वेक्टर मिलता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर ये V हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में मतलब स्केलर क्वांटिटी है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है, तो ये हो जाएगा माइनस ग्रेड की वैल्यू आप रखेंगे सिंपल डेल बाई डेल एक्स इंटू ए एक्स कैप प्लस डेल बाई डेल वाई इंटू ए वाई कैप प्लस डेल बाई डेल जेड इंटू ए जेड कैप। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और बाहर क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा वी। बाहर क्या आ जाएगा? एक मिनट, जस्ट वेट। देखिए, हाँ तो ये हो गया, इसके बाद प्लस डेल बाई डेल जेड इंटू ए जेड कैप। ठीक है, बाहर क्या आ जाएगा? वी। वी इज द सॉरी वी इज द स्केलर, वी आपका स्केलर है। ठीक है, तो एग्जैक्टली कहने का मतलब है, अब आप इसको जब वी से हर एक पार्शियल डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट द वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में क्यों बोलना मिलेगा? क्योंकि आपको ए एक्स ए वाई ए जेड के फॉर्म में मिलेगा। इट ऑल द कंपोनेंट विल कंटेन द डायरेक्शनल कंपोनेंट्स, दैट्स व्हाई इट इज वेक्टर फॉर्म। तो जो आपको ई मिलेगा वेक्टर फॉर्म में मिलेगा। तो एग्जैक्टली ये रिलेशन आपको याद रखना है, ई इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी होता है। ठीक है, अब वी आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में भी, या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना क्या चेंज करना पड़ेगा? उसके अकॉर्डिंग आपको अपना डेल का ऑपरेटर की वैल्यू रखनी पड़ेगी, जो हमने आपको ऑलरेडी बताया है। ये देख सकते हैं आप लोग, इज इक्वल टू माइनस डेल, आप डेल ऑपरेटर आपका वेक्टर क्वांटिटी है, वी आपका स्केलर क्वांटिटी है। ऐसे ही मैग्नेटोस्टैटिक में क्या होता है, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में था, इज इक्वल टू माइनस डेल इंटू वी। मैग्नेटोस्टैटिक में क्या होता है? डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे होता है। ये ध्यान रखने का, ये हम आपको भी मैक्सवेल इक्वेशन में ही पढ़ाए थे पीछे, यहाँ भी ध्यान रखिएगा, डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई रीजन आपका ऐसा है जहाँ कोई करंट नहीं है, तो जे की वैल्यू 0 हो जाएगी। इट मीन्स डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स अगर डेल क्रॉस एच 0 हो गया तो कहने का मतलब क्या है, एच को हम लोग ग्रेडियंट के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो एच इज इक्वल टू माइनस डेल इंटू वी एम हो जाएगा। एच इज इक्वल टू माइनस डेल इंटू वी एम। ये कैसे लिखा है, कौन बताएगा? हु विल टेल? ये कैसे लिखा है एच इज इक्वल टू माइनस डेल इंटू वी एम? कोई बताएगा? हेलो, कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन? एच की वैल्यू ये कैसे लिखी है, कौन बताएगा? सर जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में E इक्वल्स टू माइनस डेल इंटू वी था, उसी के एनालॉगस यहाँ पर E की जगह H आ गया है, तो बाकी सेम है। हाँ ठीक है, क्लियर। तो ये H आ गया, अब हम इस H की वैल्यू कहाँ रखेंगे? ये यहाँ लिखेंगे, दैट इज व्हाट डेल क्रॉस H इज इक्वल टू जे है, यहाँ पे हम रख देंगे। ठीक है ना, तो देखिए हमने क्या किया है,
यही एच की वैल्यू जो कि माइनस डेल इंटू वी एम है इन मैग्नेटोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में माइनस डेल वी होता है, यहाँ मैग्नेटोस्टैटिक में माइनस डेल वी एम है। वी एम मतलब मैग्नेटोस्टैटिक पोटेंशियल है ये, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करने की, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ये मैग्नेटोस्टैटिक पोटेंशियल, इसलिए वी एम लिखा हुआ है, ठीक है। आपने क्या किया, इस एच की वैल्यू उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है। डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे, दैट इज द मैक्सवेल फोर इक्वेशन। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा जे इज इक्वल टू, देखिए जे इज इक्वल टू डेल क्रॉस, एक डेल तो ये आ रहा है, डेल क्रॉस एच की वैल्यू, एच की वैल्यू क्या है माइनस डेल इंटू वी एम, ये हमने रख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो डेल क्रॉस माइनस डेल इंटू वी एम, तो डेल इंटू डेल, इसको हम लोग, आपको पता है कि ये हमने आपको बताया भी था पीछे, ठीक है। इस इक्वेशन को आप लोग अगर थोड़ा फर्दर ब्रेक करें, ठीक है। अगर हम मान लीजिए हमारा जो एरिया है, मतलब कहने का मतलब अगर रीजन हमारा फ्री है, करंट फ्री रीजन है, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अभी पीछे भी हमने बताया, इफ योर रीजन इज करंट फ्री देन जे इज इक्वल टू जीरो। और जे जीरो होने का मतलब है कि डेल क्रॉस माइनस डेल वी एम इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, ये आ जाएगा। अब माइनस भी आपका इधर जाके राइट हैंड साइड में जीरो बन जाएगा, माइनस विल बी शिफ्टेड इनटू द राइट हैंड साइड एंड टेंड्स टू जीरो। तो रिजल्ट आपको मिलेगा डेल क्रॉस डेल इंटू वी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। वी या वी एम जो भी है आप लिख सकते हैं, डेल क्रॉस डेल इंटू वी एम इज इक्वल टू जीरो, ठीक। क्लियर है सभी को, यहां तक सभी को क्लियर है, बताइए। इस पॉइंट तक क्लियर है सभी को, यहां तक आगे बढ़े, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिएगा, जो इक्वेशन थर्ड हमारी है, ये क्या शो करती है कि मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल डिफाइंड इन द रीजन वेयर जे इज इक्वल टू जीरो। जो मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल है उसको हम कहाँ डिफाइन कर रहे हैं, इन द रीजन जे इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। सिमिलरली द स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल आल्सो सेटिस्फाइज योर लाप्लास इक्वेशन, ठीक है। ये आपका लाप्लास इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, एज यू कैन शो, ठीक है। तो ये क्या एग्जैक्टली बोल रहा है कि डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी V इज एवरीवेयर जीरो इन फ्री स्पेस। आपको पता है कि एज पर द लाप्लास इक्वेशन, अगर हम लाप्लास इक्वेशन की बात करें जो कि हमने आपको पहले भी पढ़ाया है, लाप्लास इक्वेशन क्या कहता है, लाप्लास इक्वेशन हमने आपको जो बताया था डेल स्क्वायर V इज इक्वल टू जीरो, ये हमने बताया था लाप्लास इक्वेशन, ठीक है। लाप्लासियन फॉर्म मींस डेल स्क्वायर V इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो चूंकि यहाँ दो दो डेल आ रहे हैं, इस वजह से इसको हम लाप्लास इक्वेशन में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैग्नेटिक पोटेंशियल को, ठीक है ना। तो क्लियर, as you know that the magnetic flux density B is everywhere zero in free space means del dot B is equal to zero, ये भी आपकी मैक्सवेल इक्वेशन है, ठीक है। B की वैल्यू आपको पता है म्यू नॉट इंटू एच होता है, तो डेल डॉट म्यू नॉट इंटू एच इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स इसको अगर आप देखें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, कोई बताएगा। इसको म्यू नॉट अगर हम बाहर ले लें तो म्यू नॉट डेल डॉट एच आ जाएगा, ठीक है। म्यू नॉट बाहर ले लिया तो डेल डॉट एच इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। और डेल डॉट एच को हम क्या लिख सकते हैं, बताइए। डेल डॉट एच को क्या लिख सकते हैं, कोई बताएगा। जैसे डेल क्रॉस एच को हमने लिखा है डेल क्रॉस माइनस डेल इंटू वी एम, ऐसे डेल डॉट एच को हम क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट माइनस डेल वी एम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस डेल डॉट एच को हम क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट एच को हम लिख सकते हैं डेल डॉट माइनस डेल वी एम, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, इस तरह लिख सकते हैं, बताइए। तो ये आपको मिल जाएगा क्या, इसको आप फर्दर देखेंगे तो ये मिल जाएगा म्यू नॉट डेल इंटू डेल, डेल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस आप बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। तो डेल स्क्वायर इंटू वी एम इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आ जाएगा आपका डेल स्क्वायर वी एम इज इक्वल टू जीरो, ये आपको मिल जाएगा डेल स्क्वायर वी एम इज इक्वल टू जीरो। ये समझ में आ रहा है सभी को, बताइए।
डेल स्क्वायर वी एम इज इक्वल टू 0 समझ में आ रहा है? यही आपकी क्या है, लाप्लास इक्वेशन है। तो देखिए ये जस्टिफाई हो रही है कि नहीं हो रही है? इट सेटिस्फाइज द लाप्लास इक्वेशन इन होमोजीनियस मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, लेकिन ये वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा जहां आप करंट डेंसिटी को जीरो एज्यूम नहीं करेंगे। ये वहां एग्जिस्ट करेगा जब हम करंट डेंसिटी को जीरो एज्यूम कर रहे हैं। ये देख सकते हैं जब हमने जीरो लिया था इसको, जे को वैल्यू को, तब हमारा ये आया है जब हमने जे को जीरो किया था। ठीक है, तब हमको ये मिला। अगर करंट डेंसिटी जे जीरो नहीं होगी तो आपको ये लाप्लासियन इक्वेशन फॉर्म होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड में नहीं एग्जिस्ट करेगी। समझ में आ गया सभी को? बताइए क्लास, आवाज आ रही है? तो ये हमारा हो गया मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल। ठीक, इसके बाद जो है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। नाउ वी हैव द मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। ये क्या होता है? मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल बेसिकली आपको ये बताता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है एक करंट एलिमेंट के द्वारा, ठीक है, जो कि आपका क्या रखता है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको हमें एग्जैक्टली जो रिप्रेजेंट करना है वो वेक्टर पोटेंशियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। पहले हमने स्केलर फॉर्म में किया था तो हमारा डेल स्क्वायर वी एम इज इक्वल टू 0 आ गया लाप्लासियन फॉर्म में। अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मींस क्रॉस प्रोडक्ट आपका आएगा। ठीक है, so this information must be incorporated in the potential function. As you know that the postulate a magnetic potential A which is such that an operation of differentiation on it gives the magnetic field intensity H. Clear? तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ कर्ल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एक वेक्टर ए के साथ। ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लियर है सभी को? बताइए। हेलो, देखिए मैं बता दे रहा हूँ को कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल को। तो वी हैव जस्ट टेकन ए वेक्टर ए, एक वेक्टर ए लिया हमने। ठीक है, हेलो, ये आवाज आ रही सभी को? क्लास, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही सभी को बेटा? हेलो, क्लास कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है आप में से? एम आई ऑडिबल? हेलो, आवाज आ रही बेटा? देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी बता दे रहा हूँ। वी हैव जस्ट टेकन ए वेक्टर ए। ठीक है, तो वेक्टर ए हमने लिया है, इसका अगर आप कर्ल निकालते हैं तो ये आपका आ जाएगा कर्ल ऑफ ए, दैट विल बी इक्वल टू बी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी। ठीक है, बी के बराबर होगा इसको आप लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए। ठीक है, बी इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू एच, ये सभी को पता है। तो बी को अगर आप म्यू नॉट इंटू एच रखेंगे तो दिस विल बी म्यू नॉट इंटू एच इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए। ठीक है, कहने का मतलब है आपका जो एच आ जाएगा दैट विल बी 1 अपॉन म्यू नॉट इंटू डेल क्रॉस ए आ जाएगा। ठीक है, ये आपका एच मिल जाएगा, तो यही एच लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर? इसको हम वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, अब अगर आपको एक्सप्रेशन निकालना है ए के लिए, ठीक है, टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर ए, तो अगर ए की एक्सप्रेशन निकालनी है तो आपको बायो सेवर्ट लॉ यूज करना पड़ेगा फॉर द मैग्नेटिक इंडक्शन बी या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी। ठीक है, तो इसको हम अगर आप किसी पॉइंट पी पे निकालते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर, तो कैसे निकालेंगे? देखिए बी आपको पता है फॉर द बायो सेवर्ट लॉ फॉर ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ये देख सकते हैं। ठीक है,
यहाँ हमने P पॉइंट पे अगर हम इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B निकालते हैं, मान लीजिए P पॉइंट पे, that is having the coordinates x, y, z at P point and at this position the coordinates are x dash, y dash and z dash। ठीक है, ये जो डिफरेंशियल लेंथ है ये dl है, ये I करंट फ्लो कर रही है इस कंडक्टिंग वायर में। ठीक है, और ये हमारा सेंटर पॉइंट है जिससे r डैश डिस्टेंस पे डिफरेंशियल लेंथ है, और इस सेंटर पॉइंट से r डिस्टेंस पे P पॉइंट है। ठीक है, तो अगर आप वेक्टर के अकॉर्डिंग, वेक्टर सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप रिजल्टेंट r निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? देखिए ये r है, r डैश है, ये आपका स्मॉल r है, तो यहाँ से जो कैपिटल R मिलेगा दैट विल बी द डिफरेंस ऑफ r माइनस r डैश। क्लियर? ये सभी को पता है, वेक्टर एडिशन आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारा ये रिजल्टेंट r आ रहा है। ठीक है, क्लियर है सभी को? बताइए, क्लियर है सभी को? नहीं क्लियर है तो मैं बता देता हूँ, एक बार देख लीजिए। इस तरीके से होता है वेक्टर एडिशन। अगर आप देखे हो, मान लीजिए ये r है, ये r डैश है फॉर एग्जांपल, ये आपका r डैश। ठीक है, तो ये आपका रिजल्टेंट है, दिस इज योर रिजल्टेंट। इसको हम कैपिटल R लिख लेते हैं। तो वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस होना चाहिए। कहने का मतलब r डैश प्लस r डैश प्लस r इज इक्वल टू r होना चाहिए। तो यहाँ से अगर आप r निकालते हैं तो याद जाएगा r माइनस r डैश। क्लियर? दिस इज योर r, दैट इज r माइनस r डैश। यहाँ से ये लिखा हुआ है। ठीक है, दिस इज द रिजल्टेंट। तो b की वैल्यू जो होती है एज पर द बायो-सेवर्ट लॉ, दैट इज म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाई r स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, आई हमने बाहर ले लिया है, dl साइन थीटा। ठीक है, इनटू AR कैप भी आता है, AR कैप। तो AR कैप विल बी व्हाट? R बाई R, वेक्टर R बाई मॉड R। तो वेक्टर R तो ऊपर रह गया, मॉड R नीचे आया, तो R स्क्वायर के साथ R क्यूब हो गया। ठीक है, तो ये हमारा मिल गया B की वैल्यू। ठीक, जहाँ पे R की वैल्यू क्या है? R माइनस R डैश, ये भी मैंने बताया। R के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? इफ यू सी दिस R दैट इज एक्स वाई जेड, और R डैश के कोऑर्डिनेट है एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश। तो R माइनस R डैश अगर आप करेंगे तो इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट्स आपके माइनस हो जाएंगे। मीन्स AX कंपोनेंट का x माइनस एक्स डैश, AY कंपोनेंट का y माइनस वाई डैश, AZ कंपोनेंट का z माइनस जेड डैश, दैट विल गिव यू द R। ठीक है, क्लियर? इसके बाद अगर आप नाउ इफ यू गो फर्दर, आप थोड़ा और नीचे जाएंगे तो देख सकते हैं इसमें जो हम लोगों ने डेल वेक्टर निकाला है, क्या निकाला है? डेल वेक्टर। ठीक है, डेल क्रॉस डेल डॉट 1/r। डेल डॉट 1/r क्यों निकाला है? कि हमें यहाँ जरूरत पड़ेगी निकालने में, क्योंकि हमें r/r क्यूब की वैल्यू भी निकालनी है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो डेल डॉट 1/r अगर आप करेंगे तो r की वैल्यू तो आपको पता है, इसका डॉट प्रोडक्ट अगर निकालते तो क्या होता है? 1/r मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर एंड मतलब डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। उससे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, देन वी विल गेट दिस टर्म, एंड इसको हम लिख सकते हैं, इस पूरे को r लिख सकते हैं, और नीचे वाले टर्म को क्या लिख सकते हैं? r क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि ये आप देख सकते हैं इसकी पावर 3/2 है। ठीक है, तो दैट में बी रिटन एज r क्यूब, क्योंकि मॉड r आपका ऑलरेडी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो दिस विल बी गिव यू r बाई आर क्यूब इज इक्वल टू माइनस डेल इंटू 1/r आ जाएगा, और यही वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, ये जो r बाई आर क्यूब है इसकी जगह हम क्या रख देंगे? माइनस डेल 1/r, ये वैल्यू हमने उठा के ऊपर रख दिया। ठीक है, तो हमको b इस फॉर्म में मिल गया। ठीक है, अब आप इससे जो है अगर आपको ये निकालना है dl डैश क्रॉस डेल 1/r, ये भी वैल्यू अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो आपको एक वेक्टर परमुटेशन करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट, जो कि आपको पता होना चाहिए, डेल क्रॉस f इंटू एफ ई। इस मान लीजिए डेल को हम बाहर ले लेते हैं, तो डेल क्रॉस दिस इंटू दिस, इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म इसका जो हमारी प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो दिस विल बी f डॉट डेल इंटू ई
डेल इंटू डेल क्रॉस एफ प्लस डेल डॉट एफ इन क्रॉस एफ। यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ लगा दिया है, ठीक है, जहाँ पे स्मॉल एफ आपका क्या है, डी आई डैश है, डी एल डैश है, ठीक है, क्लियर। और कैपिटल एफ आपका क्या, 1/r, ये चीज ध्यान रखिएगा। इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। और चूंकि कर्ल ऑपरेशन आप लोग को पता है कि एक क्लोज लूप में फॉलो होता है, तो इसलिए डेल क्रॉस डी एल डैश विल बी 0। तो ये सब चीजें हमने अप्लाई करते हुए देख रहे हैं आप, डेल क्रॉस डी एल डैश को हमने 0 किया इसी इसमें, यहाँ पे डेल क्रॉस डी एल डैश विल बी 0। तो हमको ये मिल गया डीएल डैश क्रॉस डेल इंटू 1/r इज इक्वल टू माइनस डेल क्रॉस डीएल डैश बाई आर, ये मिल गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 8 में पुट कर देंगे। कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे, इसकी जगह पे, ठीक है। इसकी जगह पे जब हम इसको पुट करेंगे ये वाली वैल्यू, तो हमको रिजल्ट ये मिल जाएगा, आप नीचे देख सकते हैं, दिस इज योर रिजल्ट, ठीक है, क्लियर। उसके बाद वी हैव जस्ट कंपेयर दिस रिजल्ट विद द इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 क्या थी, b इज इक्वल टू डेल क्रॉस है, ये देख सकते हैं, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5। इससे हम लोग इसको कंपेयर कर लेंगे, ये वाली जो इक्वेशन है, ठीक है, इससे कंपेयर कर लिया। तो कंपेयर करने के बाद हमको जो रिजल्ट मिलेगा आफ्टर कंपैरिजन, तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, दैट इज a इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रेशन म्यू नॉट i बाई 4 पाई इंटू डी एल डैश बाई आर, ठीक है। अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर एक क्लोज सरफेस फॉलो करेगा, तो दैट विल बी द सरफेस इंटीग्रल लाइक दिस, क्लियर। and this will dl dash will be changed by ds, that is the surface integral। अगर ये वॉल्यूम को फॉलो कर रहा है, तो दिस a will be replaced by the volume integral in terms of volume integral,